बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 25 जून और पाकिस्तान में बुध की दोपहर। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहली खबर न्यूयॉर्क से, जहां पर एक नए हीरो सामने आए हैं। नाम है ज़ोहरान ममदानी और बनने जा रहे हैं न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये अमेरिका से। किसी ने आज से चंद साल पहले तक ये सोचा भी नहीं होगा। ज़ोहरान ममदानी जो 33 साल हैं, 33 ईयर्स इनकी एज है। ये 7 साल के थे जब अमेरिका पहुंचे थे। युगंडा में ये पैदा हुए थे। पेरेंट्स इनके दोनों इंडियन मुसलमान हैं। इनकी वालदा जिनका नाम मीरा नायर है वो एक फिल्म मेकर है, और इनके वालिद जिनका नाम प्रोफेसर महमूद ममदानी है, इंडियन मुसलमान प्रोफेसर हैं और ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिसको हरा कर शिकस्त देकर जिसको ये न्यूयॉर्क के मेयर बनने जा रहे हैं, वो एक ऐसा नपा तुला सियासतदान एंड्रयू कोमो। उनके वालिद भी, गालिबन उनका नाम मारियो कोमो था, वो भी पहले मेयर रहे हैं, शायद गवर्नर रहे हैं उनके वालिद। और उसके बाद एंड्रयू कोमो जो है वो न्यूयॉर्क के मेयर रहे हैं। उनके पीछे बिल क्लिंटन जैसे बड़े बड़े तगड़े तगड़े सियासतदान जो है वो खड़े। उनके पीछे बहुत बड़े ब्लूमबर्ग जैसी $30 मिलियन की उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है कोमो ने अपनी इस कैंपेन के अंदर। बिलियनर्स ने उन्हें एंडोर्स किया हुआ है। पूरी इंडियन लॉबी आप कह लें उनके पीछे थी, इजरायली लॉबी उनके पीछे थी। मीन सपोर्टर्स के तौर पर मैं बात कर रहा हूं, और एक बहुत बड़ी तगड़ी पोजीशन में वो थे। अब से चंद हफ्ते पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक इतना नौजवान मुसलमान, वो भी इमिग्रेंट जो है वो ट्रंप के अमेरिका में, क्योंकि आजकल सदर ट्रंप अमेरिका के सदर हैं, इस अमेरिका के अंदर इन हालात के अंदर एक यंगस्टर, बिल्कुल 33 साल नौजवान जो है वो न्यूयॉर्क का मेयर बनेगा। न्यूयॉर्क का मेयर होना अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आपने इससे पहले जो सादिक साहब हैं उनका आपने नाम तो सुनी रखा है, जो लंदन में मेयर मुंतखब हुए थे। वो भी बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं, उनकी भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन ये अचीवमेंट उससे भी बहुत बड़ी है। अब अगर हम नज़र दौड़ाएं तो ज़ोहरान ममदानी ने जिस तरीके से अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाया वो बड़ा ही दिलचस्प था। इनकी जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स थी, इनकी जो इंगेजमेंट की कैंपेन थी, वो इतनी आला थी कि उन्होंने एक इतने बड़े बुर्ज को उल्टा दिया। जो मेयर कोमो थे, 2011 से 2021 तक वो लगातार मेयर रहे। फिर उन पर कुछ हरासमेंट वगैरह के उनके ऊपर चार्जेस लगे जो उन्होंने डिनाई किए और उन्हें रिज़ाइन करना पड़ गया। अब वो दोबारा मेयर का इलेक्शन लड़ रहे थे। जैसा मैंने आपको कहा कि उनके पीछे बहुत बड़ी फोर्स थी, और इनकी जो इनका प्रोफाइल था, इनको इनएक्सपीरियंस भी कहा जाता था, और फिर बहुत सारी बातें जो मैं नहीं बोलता लेकिन आप समझ जाइए, उन वजहों से भी इन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की जा रही थी। लेकिन इन्होंने उन्हें चारों शाने चित किया है। और जो ये इनके पास असल में तो अभी टिकट मिला है नहीं, दूसरे लफ्ज़ों में आप कहिए जो डेमोक्रेट पार्टी का है। लेकिन क्योंकि न्यूयॉर्क में तकरीबन हमेशा ही मेयर जो है वो डेमोक्रेट पार्टी से होता है, तो जब आपको टिकट मिल जाए तो एक किस्म का आप मेयर का इलेक्शन जीत जाते हैं। इन्होंने इससे पहले जो टैक्सी ड्राइवर्स थे उनके लिए $450 मिलियन का उनको इन्होंने जो कर्जा था उनके ऊपर, उसमें इन्होंने आसानी लेकर दी थी भूख हड़ताल करके। ये इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अभी इलेक्शन लड़ने के लिए इन्होंने 50,000 वॉलंटियर्स जो है वो इकट्ठे किए। दुरुस्त सुन रहे हैं आप, 50,000 वॉलंटियर्स इन्होंने जो है वो इकट्ठे किए। एक तरफ लोग थे, कनेक्शन था, बातचीत थी, वोट डालने के लिए लोगों को अग्री कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कोमो का पैसा था, इन्फ्लुएंस था और बड़ी बड़ी लॉबीज थी। जो एंड्रयू कोमो थे, उन्होंने अगर आप देखें तो उन्होंने 36% वोट इनके मुखालिफ लिए जब लोगों ने 1-on-1 कंपैरिजन किया इनका, और ममदानी साहब ने 43.5% वोट लिए। तो इन्होंने उनसे कम से कम भी कोई 8% के करीब जो है, 7-8% के करीब ज़्यादा वोट्स लिए। मेयर कोमो ने ऑलरेडी अपनी शिकस्त मान ली है और अपने आप को साइड पे कर लिया है। तो अब लग नहीं रहा कि जो ज़ोहरान ममदानी हैं उनका रास्ता कोई रोक पाएगा। तो आप उनको अगला मेयर न्यूयॉर्क समझ भी सकते हैं, मुबारकबाद भी दे सकते हैं। जो मुसलमान कम्युनिटी है, जो इंडियन कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, इमिग्रेंट होने के नाते से, और पूरी की पूरी इमिग्रेंट कम्युनिटी जो है, उनके लिए ये बहुत ही फ़ख्र की बात है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये पहले मुसलमान होंगे, पहले एशियन होंगे, और पहले मिलीनियल होंगे। मीन जो अभी इस उम्र के अंदर 1990 के बाद पैदा होने वाले जो लोग हैं, उनमें ये पहले होंगे इतने यंग मेयर बनने वाले। तो इसलिए हमारी तरफ से भी उन्हें ढेरों मुबारकबाद, और पूरी कम्युनिटी को जिन्होंने इनके साथ खड़े होकर साथ दिया, और एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट जो है वो हुई, और आने वाली नस्लों के लिए ज़ाहिर है यहाँ पर रास्ते हमवार हो रहे हैं। आगे चलते हैं। अगली सिचुएशन सदर ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किल बन रही है अमेरिका के अंदर, क्योंकि अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN ने, और उसके साथ कुछ रही सही कसर BBC ने पूरी कर दी है। उन सब ने खबरें ये दी हैं कि जो ईरानी जौहरी तनसीबात हैं उस पर अमरीकी हमलों से प्रोग्राम के अहम हिस्से तबाह नहीं हुए, बल्कि ये चंद माह से 1 साल तक पीछे चले गए हैं।
डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के इब्तदाई जायजे के मुताबिक, उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मीडिया वैसे नहीं खबर दे रहा, ये अमेरिकन इंटेलिजेंस की अपनी जो रिपोर्ट है वो मीडिया के हत्थे लग गई है, जो कहती है कि इब्तदाई जायजे के मुताबिक फर्दो तनसीब के दाखिली रास्तों, सुरंगों और ज़मीनी ढांचों को शदीद नुकसान पहुंचा है, लेकिन जेर ज़मीन जो इनरिचमेंट का काम है वो बुनियादी ढांचा जो 8 मीटर मोटी कंक्रीट और स्टील से महफूज है, काफ़ी हद तक सलामत रहा है। पेंटागन ने दावा किया कि 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम्बों ने ईरान की जौहरी सलाहियत को मुकम्मल तबाह कर दिया और ये कि हमलों से पहाड़ी इलाकों में मलबा फैल गया। माहिरीन का कहना है कि ईरान ने हमलों से कबल अपने अहम आलात और 60% जो यूरेनियम था वो वहां से मुंतकिल कर दिया, जिससे नुकसान की शिद्दत में कमी आई। अब ये CNN, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स ये सब कुछ लिख रहे हैं। इसके जवाब में अब मैं आगे चलता हूं, क्योंकि सदर ट्रंप इनको सीधी ही गालियां तकरीबन दे रहे हैं, वो आपको बताता हूं। लेकिन पहले अमेरिकी सैटेलाइट तस्वीर से जो ईरान की जौहरी तनसीबात को जुज़वी नुकसान की तस्दीक हुई है, लेकिन सदर ट्रंप के मुकम्मल तबाही के दावे का कोई हतमी सबूत नहीं मिला। ऑपरेशन मिड नाइट हैमर में फर्दो और जो दूसरे 2 एटमी तनसीबात थी उनको निशाना बनाने के लिए दर्जनों जंगी तैयारों, आबदोजों, बंकर बस्टर बम्बों और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। तस्वीर में ज़मीन पर खड्डे तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो नुकसान का दावा किया जा रहा है वो नुकसान नहीं हुआ। अब ये तमाम चीज़ें जो है वो जो IAEA के सरबराह हैं उनकी भी रिपोर्ट तकरीबन इससे मिलती जुलती है, और ये बड़े जो न्यूज़पेपर हैं इनकी भी। अब जो सदर ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी हैं व्हाइट हाउस की, कैरोलिन साबा, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमलों के नुकसान से मुतल्लिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर झूठा करार दिया। दावा किया कि ये सदर ट्रंप और अमेरिकी फौज के कामयाब मिशन को बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि ये टॉप सीक्रेट दस्तावेजात, ये इंटरेस्टिंग बात है कि ये टॉप सीक्रेट दस्तावेजात इंटेलिजेंस कम्युनिटी के एक निचले दर्जे के एहलकार ने CNN को लीक की। तो अब उनकी प्रेस सेक्रेटरी ये मान गई हैं कि जो CNN कह रहा है वो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो वाकया ही मुसद्दका इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। सिर्फ वो ये कह रही हैं कि निचले दर्जे के एक आदमी ने लीक की। भाई निचले वाले ने की है, ऊपर वाले ने की है, अगर आपकी वो रिपोर्ट मुसद्दका है तो फिर बात खत्म हुई। तो अब इनकी जो अपनी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, याद कीजिए आपको मैंने तकरीबन तीनों व्लॉग्स में यही कहा था कि फर्दों तक इनके बम्स नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा था इसके ऊपर, जितनी मैंने रिसर्च की थी, ये बम बनाया जरूर फर्दों के लिए गया था, लेकिन ये वहां पहुंच नहीं सकता था, क्योंकि ये मैक्सिमम 200 फीट जमीन के नीचे पहुंच सकता है। कंक्रीट हो तो फिर तो ये चंद मीटर ही नीचे पहुंच सकता है, और वो तो कोई तकरीबन 100 मीटर पहाड़ के नीचे है। आप कंक्रीट से भी ज़्यादा उसको मजबूत समझें उस पहाड़ को। तो ये जो 14 बम इन्होंने, 7 जहाज़ थे, हर जहाज़ में 2-2 बम थे, 14 बम फेंके गए थे, और 3,000 पाउंड का मतलब 15,000 किलोग्राम का तकरीबन एक बम था, लेकिन वो फर्दों तक नहीं पहुंच सके। अब ये खुद मान रहे हैं और कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट, ये जो लीक हुई है रिपोर्ट, ये इंटेलिजेंस की ही है, लेकिन एक निचले दर्जे के निचले दर्जे का मतलब है कि किसी बहुत जूनियर आदमी ने इसे लीक कर दिया CNN को। एक तरफ उस रिपोर्ट की जो ऑथेंटिसिटी है उसको मान रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं, टीवी जो है वो ठीक नहीं कह रहा। तो ये फंस गया है व्हाइट हाउस बहुत बुरा, और इसके जवाब में सदर ट्रंप जो है वो तकरीबन सीधी गालियां या लड़ाई कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं फेक न्यूज़ CNN टुगेदर विद फेलिंग न्यूयॉर्क टाइम्स हैव टीम्ड अप इन एन अटेम्प्ट टू demean one of the most successful military strikes in history। सीधा हो गए हैं, कह रहे हैं कि CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स जो बिल्कुल फेल हो रहे हैं, बुरे हैं, बदतमीज़ हैं, पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि वो इकट्ठे हो गए हैं और मेरा जो बहुत बड़ा मिशन जो मैंने सक्सेसफुल कामयाबी की है उसे ये नाकामी बताने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। न्यूक्लियर साइट्स जो ईरान की हैं वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई हैं, और दोनों दफ़ा CNN दोनों जो हैं, CNN मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN दोनों जो हैं वो पब्लिक उनकी बेइज्जती कर रही है ये झूठी खबर देने पे, लेकिन पब्लिक कर नहीं रही, क्योंकि पब्लिक भी सारी को पता है कि ट्रंप साहब दुरुस्त नहीं कह रहे। ये मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुए। न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN के पास बाकायदा इनकी अपनी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, जैसा कि इनकी सेक्रेटरी ने कहा है। उसके बाद कुछ अब मीडिया, जेरूसलम पोस्ट जो है उसने एक इंटरेस्टिंग चीज़ एयर की है। उसने ये बताया है कि ट्रंप रेज्ड हिज वॉइस एट नेतन्याहू। जब नेतन्याहू साहब ने जो सीज फायर हुआ था, जाहिर है उसकी खिलाफ वर्जी इसराइल ने की, तो जेरूसलम पोस्ट ये कह रहा है कि जब ट्रंप ने उनके साथ बात की कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने उन पर, सदर ट्रंप चीखे और उनको डांटा, और उन्होंने कहा कि स्टॉप द अटैक, इसको रोको, विद द इसराइली PM मैनेजिंग टू से लिटिल ड्यूरिंग द कॉल। और आगे से इसराइली जो प्राइम मिनिस्टर है, जाहिर है उन्होंने क्या कहना था कि ट्रंप उन पर गरा रहे थे। ये जेरूसलम पोस्ट ने कहा है कि उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा डांटा है। मतलब इसमें अब ना मानने वाली बात इसलिए नहीं कि आज ट्रंप ने मीडिया से बात की जिसमें उन्होंने तकरीबन इसराइल को सीधी नंगी गाली दे दी, मतलब कि कोई उसके अंदर ऑप्शन उन्होंने छोड़ा नहीं, मतलब कि सीधी नंगी गाली उन्होंने उसको इसराइल को दे दी। वो नंगी गाली हम आपको तो नहीं सुनवा सकेंगे जो उन्होंने इसराइल को या इसराइली प्राइम मिनिस्टर को, जिसको भी आप समझे, उसमें ज़रा उतने हिस्से को मैं काट दूंगा। F वर्ड उन्होंने यूज़ किया, लेकिन उन्होंने कहा क्या, ये सुनिए।
that have been fighting so long and so hard that they don't know what they're doing. Do you understand that? सुन लिया आपने। तो सदर ट्रंप जो है उनका एक तरफ वो मीडिया से लड़ाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो सीधी नंगी गालियां जो हैं वो अब इसराइल को दे रहे हैं। तो काफ़ी प्रेशर फील कर रहे हैं सदर ट्रंप जो है। आप देखते हैं आने वाले दिनों में उनके साथ क्या होता है। दूसरा, आड़े हाथों ले रहे हैं नेतन्याहू को भी और इसराइल को भी, यहां तक कि गाली तक निकाल दी है। और दूसरी तरफ जो नए मेयर आ रहे हैं ज़ोहरान ममदानी, उन्होंने भी बड़ा तगड़ा ऐलान कर दिया है। उनसे मेहदी हसन जो पहले अल जज़ीरा पे थे, फिर अमरीकी टेलीविज़न पर भी उन्होंने काम किया, उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि अगर नेतन्याहू आएंगे, बेंजामिन नेतन्याहू अगर न्यूयॉर्क आएंगे तो क्या आप उनका इस्तकबाल करने जाएंगे। उन्होंने जवाब में दिया कि नहीं, मैं उनका इस्तकबाल नहीं करूंगा, हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका तो मानता नहीं है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन किसी ने तो इससे मत पहला कदम उठाना है, हम कदम उठाएंगे, वो वॉर क्रिमिनल है और उसको हम न्यूयॉर्क में गिरफ्तार करेंगे। इस बयान के बाद अल्लाह ही हिफाजत करे ज़ोहरान ममदानी की, लेकिन तगड़ा स्टांस उन्होंने लिया है कि अगर यहां पर, और एज अ मेयर वो ऐसा कर भी सकते हैं, मैं ये भी आपको बता दूं। हाँ, ये अलग बात है कि मेरा ख्याल उनके पास डिप्लोमेटिक कम्युनिटी होगी जब यहां आएंगे, लेकिन मेयर बहुत कुछ कर सकता है। कम अज़ कम जो है उनके रंग में भंग जरूर काफ़ी सारी डाल सकते हैं। तो ये एक तरफ ज़ोहरान ममदानी जो है वो नेतन्याहू पर चढ़ाई किए हुए हैं, दूसरी तरफ अब सदर ट्रंप जो है, क्योंकि जब ये जंगबंदी हो गई तो उसके बाद सदर ट्रंप, जैसा कि उन्होंने आपके सामने बताया कि उन्होंने ऐसे बम फेंके जो हमने कभी देखे ही नहीं। मतलब इजराइल ने इस सीज फायर को ख़राब करने के लिए बहुत ही बुरा हमला ईरान के ऊपर किया, जिस पर सदर ट्रंप बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और यहाँ तक कि फिर उनको गाली देनी पड़ गई, उन्होंने गाली तक दे दी। अब सदर ट्रंप मजीद क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हम ईरान के अंदर हुकूमत चेंज नहीं करना चाहते, हम सिर्फ उनके एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करना चाहते थे, उससे उनको हटाना चाहते थे, हमने वो कर लिया, उनका एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। अब हम जंग नहीं चाहते, हम सुलह चाहते हैं और हम चाहते हैं कि कशीदगी कम हो और मामला आगे चले। उन्होंने कहा ईरान के पास तेल है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, वो अपने आप को बहुत जल्दी खड़ा कर सकता है। इसराइल और ईरान का बहुत अच्छा फ्यूचर है अगर ये दोनों अमन को मौका दें, और मैं चाहता हूं कि ये अमन को मौका दें, ये सदर ट्रंप का कहना है। तो ये उनकी पोजीशन बड़ी खुशाइंदा है। लेकिन इसमें ये जो इनकी बात है कि एटमी प्रोग्राम को तबाह कर दिया, उसको ना न्यूयॉर्क टाइम्स मान रहा है ना CNN मान रहा है। लेकिन इसमें दूसरी इसकी एक तरफ तो हम इस खबर के ऊपर बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन इसकी एक फ्लिप साइड भी है। इसको आप ये भी देख सकते हैं कि बहुत सारा ये मीडिया जो है ये अक्सर प्रो इसराइल तजिए करता है। अब अगर इनका दिल नहीं था कि वहाँ जंग बंद हो, और हो सकता है इसराइल का दिल भी ना हो, तो इन अखबारों की ये जो खबरें हैं इनको आपने ज़रा इस नज़र से भी देखना है कि अगर सदर ट्रंप वहाँ जंग बंद करना चाहते हैं तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन बार बार उनके जख्मों के ऊपर ये नमक डालना कि नहीं वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि ये अखबार भी यही चाहते हैं कि वहाँ दोबारा जंग लग जाए, या कम अज़ कम इनकी खबर से ये एक तासर मिलता है कि ये चाहते हैं कि ना जंग ना खत्म होती, अभी और हमले करें और बम फेंकें, अभी वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। तो इसकी दोनों साइड्स देखने वाली हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान में जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक बाजवा 8 केसेस में इमरान खान साहब की जमानत कैंसिल कर दी। ये तो आपको पता चल ही गया होगा खबर का। FIR में इमरान खान साहब नामजद नहीं थे, जिमनी में डाले गए थे। 9 मई वाले दिन वो जेल में थे जब ये पीछे से सब कुछ हुआ, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आके बताया था कि उन्हें कुछ नहीं पता कि 9 मई वाले दिन बाहर क्या कुछ होता रहा है। और जो केसेस बने वो जाहिर है वो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं थे। वो तो उस टाइम उनको रेंजर्स ने और कमांडोज ने पकड़ा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो सब कुछ आपको याद होगा। तो वो तो बाहर थे ही नहीं, तो उन्होंने जुर्म कैसे करना था। तो उनके ऊपर ये झूठा मुकदमा बनाया गया था। फिर जमानत पर जब ये खान साहब को जमानत मिली तो खान साहब उसके बाद दूसरे केसेस में अरेस्ट हो गए। इसी केस में जमानत मिली हुई थी, दूसरे केस में अरेस्ट हो गए। अरेस्ट हुए तो कोर्ट में जमानत के वक्त हुकूमत ने उन्हें पेश नहीं किया। अब क्योंकि वो हुकूमत की कस्टडी में थे तो हुकूमत ने ही उन्हें कोर्ट में पेश करना था, वो तो जेल में है, उन्हें पेश नहीं किया और इस वजह से जमानत अदालत ने कैंसिल कर दी। अब उस जमानत को लेने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला लाहौर हाई कोर्ट गए, जहां पे जस्टिस शहबाज रिजवी, जस्टिस तारिक बाजवा, उन्होंने इसको सुना और उन्होंने बेल्स को जो है वो कैंसिल कर दिया। ये हैरान कुन बात है क्योंकि तमाम सहाफ़ी भी वहाँ पर परेशान थे, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के आधे से ज़्यादा वकीलों ने इसके ऊपर कोई आर्गूमेंट्स ही नहीं किए, कोई उन्होंने बहस ही नहीं की इस पर। उनके पास उनका केस ही बहुत पुअर था, और इससे पहले जब रिमांड इस केस में मांगा जा रहा था तो इसी हाई कोर्ट ने इस केस की धज्जियां उड़ा के रख दी थी। फिर इसी तरह के केस में एजाज चौधरी साहब को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल चुकी है, और जब सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल जाए तो लोअर कोर्ट्स जो हैं वो तकरीबन उसी प्रोसेस को फॉलो करती हैं। लेकिन अब क्योंकि आपको पता है कि हर जगह पर हमारे जो बादशाह सलामत है उनका इख्तियार है, तो वो किस तरीके से ये बेल्स होने देना चाहते हैं। वो तो हर सूरत इमरान खान को जेल में ही रखना चाहते हैं, और हाल ही में जो खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास करवाया गया उनकी इजाज़त के बगैर, वो आपके सामने है। इंडिया से एक और खबर है। इंडिया ने एक और बुरा काम किया, और वो ये किया है कि उन्होंने पहलगाम हमले के बाद गंगा मुआहदा मुअत्तल करने का फैसला किया है। उन्होंने इंडस मुआहदा पाकिस्तान के साथ मुअत्तल किया था। ये जो उनका गंगा मुआहदा है, वो ट्रीटी है, वो बांग्लादेश के साथ है। ये वैसे ट्रीटी 2026 में ख़त्म होनी थी,
इन्होंने उसे पहले ही ख़त्म कर दिया है। अब जो गंगा का पानी है जो बांग्लादेश को जाता था उसको भी रोका जाएगा और नहरों के ज़रिए डाइवर्ट करके इंडिया के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। इंडिया एक तरफ पाकिस्तान के ऊपर पानी की दहशतगर्दी कर रहा है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश पर कर रहा है। बिल्कुल भी जो नरेंद्र मोदी हैं वो अपने RSS का जो नज़रिया है उससे पीछे जाने को तैयार नहीं है और पै दर पै इन दोनों मुल्कों के ऊपर हमले कर रहे हैं। खबरें और भी थी लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।